with concentration for weak electrolyte. चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाना है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमने जो वैल्यू ली थी वो रूट सी ली थी, यानी जो भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसका पहले रूट निकाल रहे हैं फिर वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है ना, उससे ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए लीनियर आया था, इसके लिए जो आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जानते हैं ना, 1/x वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ आ रहा है। एक ग्राफ और बना देता हूँ। इसमें एक एसिटिक एसिड का है, एक फॉर्मिक एसिड का है। कौन सा एसिटिक एसिड का होना चाहिए, कौन सा फॉर्मिक एसिड का होना चाहिए? ये फ्लक्चुएट हो रहा था, पता नहीं क्यों स्क्रीन भी लॉक थी तब भी। तो हमने क्या पढ़ा था? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और फॉर्मिक एसिड का HCOOH। तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो छोटे हैं, H तो दोनों में सेम रहेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। इसमें बनेगा फॉर्मेट आयन, इसके अंदर एसीटेट आयन। एसीटेट आयन बड़ा है तो उसको चलने में दिक्कत होगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने में। तो जब उसकी मोबिलिटी स्लो होगी तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये छोटा है तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चाहे लिख देते हैं मोबिलिटी ऑफ फॉर्मेट आयन HCOO negative is greater than acetate ion CH3COO negative। ठीक है, देयरफॉर कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वर्ड गलत निकल जाता है, मोलर कंडक्टिविटी।
बताइए जो कंडक्टिविटी वर्ड है ये सही है? अगर मैं कहूँ कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो है? बोलिए, कल तो डिस्कस किया था हमने इसके ऊपर। कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन थी? हाँ, कंडक्टिविटी गलत है, तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्यों गलत है। कल हमने डिस्कस किया था। देखिए कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन लिखाई थी अभिषेक? Conductance due to all ions present in 1 ml of electrolyte. ठीक है ना? तो डाइल्यूशन करने पे आयंस के नंबर कम हो जा रहे थे, नंबर ऑफ आयन। भाई आपने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम बढ़ गया, आयन उतने ही थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन का नंबर घट जाएगा ना। और इसी के ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, डेफिनेशन ही यही बता रही है। तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। बताइए क्यों बढ़ रही थी मोलर कंडक्टिविटी? आप भी चेक करिए, आप भी। मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर? मोलैरिटी पे। मोलैरिटी। हाँ, रा नहीं निकल रहा था तुम्हारा, ला बोल रहे थे, मुझे ऐसा सुनाई दिया। मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है या नॉर्मेलिटी पे डिपेंड कर रही है। वो है डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लैम्डा एम का जो फॉर्मूला था वो क्या था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कप्पा तो डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पे, जो अभी बताया मैंने, तुम्हारे लिए रिपीट किया केशव। कप्पा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? इसलिए कि नंबर ऑफ आयंस कम हो जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूट करने पे। लेकिन मोलैरिटी भी कम हो रही है, तो मोलैरिटी भी कम हो रही है, इसकी वजह से ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो इसकी बड़ी हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कप्पा, ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। अब ये घटाना चाह रहा है जो कंडक्टिविटी वाला फैक्टर है, और मोलैरिटी वाला फैक्टर बढ़ाना चाह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि मोलैरिटी वाला फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। देखिए ग्राफ में भी यही आ गया। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं, भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है इस साइड में, यहाँ पे कंसंट्रेशन जस्ट स्टार्ट हुई है, मान लो 0 है। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, देखिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? और वहां पे हमने एक चीज निकाली थी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे निकाली है, कैसे निकलेगी? कल हमने वाले लेक्चर में कैसे निकाली थी? हाँ, क्या वर्ड कहते हैं उसको? एक्स्ट्रापोलेशन करके, ठीक है ना? तो जहां पर कट करेगा वो वाला ग्राफ बना ही दे क्या आप, उसको भी समझ में आ जाएगा केशव को। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा था, ठीक है? सेम मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट सी, ये ग्राफ था। एट जीरो कंसंट्रेशन कहिए या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहिए, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना। है? मुझे कहा कि जरा जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल के बताओ, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राफ की मदद से मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैं एक्सटेंड कर दूं।
तो जहां पे ये कट करेगा वहीं तो कंसंट्रेशन 0 है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम जो है ये किसी भी कंसंट्रेशन की है, ठीक है। बना लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, तुम बनाओ जल्दी से केशव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यही ग्राफ जब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया, लिख ले वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया, तो ग्राफ ऐसा बना, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए लैम्डा एम इंफिनिटी, ये इस ग्राफ से निकल पाएगा? भाई आप इसमें ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करिए तो कहाँ हो पाएगा, पीछे कट कर ही नहीं रहा लाइन को, ये तो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल पैरेलल हो गया इसके। तो इस ग्राफ को यूज करके हम लोग लैम्डा एम इंफिनिटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर प्रवेश होता है कोहलाश साहब का, ठीक है। उन्होंने फिर इसका तरीका बताया कि ये आप मेथड यूज करिए और इसके जरिए से आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लीजिए। तो लिखिए इस बात को, यही जो मैंने हिंदी में बोल दिया है आप अंग्रेजी में लिख लीजिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट कैलकुलेट we cannot calculate the lambda m infinity। इसका दूसरा नाम क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी जहां पे डाइल्यूशन की लिमिट वो हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ इस एक्सिस को लैम्डा एम वाले को कट नहीं कर रहा है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फॉर दिस लैम्डा एम इंफिनिटी कैलकुलेशन we will use कोहलाश लॉ। पूरा नाम है कोहलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसकी स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है तो मैं देख के लिख देता हूँ। ओ
ठीक है। कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब देखते हैं क्या है। सिंपल है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत शौक से पूछे जाते हैं। चलिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to molar conductivity of cation at infinite dilution plus molar conductivity at infinite dilution of Ni। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देते हैं। मान लीजिए कोई फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया A2B3। ठीक है, या AXBY कर दूं, है AXBY कर देता हूं, या आप लोग खुद कर लीजिएगा इसके बाद। तो क्या हो जाएगा ये? अब इसमें दो कैटायन है तो यही चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यही मैं एक्स वाई की टर्म में लिखूं तो आप बताइए क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो x टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी कैटायन प्लस y टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी एनायन। ठीक है, तो ये है टोटल कोलाश लॉ। अब इसको यूज करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी कैसे निकालेंगे उसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो पहले तो एक एग्जांपल ये लिखते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके लिए क्या बनेगी, इक्वेशन बनाइए।
बन गई। लैम्डा एम एल्यूमिनियम 3 प्लस इन्फिनिटी, और किससे मल्टीप्लाई होगा ये? 2 से, प्लस, और एल्यूमिनियम सल्फेट 3 होता है ना, और ये 3 लैम्डा एम इन्फिनिटी सल्फेट 2 माइनस। चलिए, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, या मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू 125। इसकी यूनिट क्या है? बताइए, लैम्डा एम की यूनिट क्या थी? है बेटा? यूनिट मैंने नहीं लिखी है, यूनिट आपको बतानी है। मिली नहीं मिली? क्या है बताओ? फिर से बोलिए। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, हाँ, इनवर्स, ये यूनिट है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे किया जाए, एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखिए हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, जो कि ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोलाश वाली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले NaCl के लिए लिखिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी? लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl, वो तो इधर आ जाएगा। मैं ये लिखने की बजाय इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ 125। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है ना। आगे चलिए, इज इक्वल टू क्या आयंस बनेंगे? लैम्डा एम इन्फिनिटी Na पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका 1 है, स्टैइक्योमेट्रिक, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl माइनस। ओके, अब बाकी तीनों चारों ऐसे ही लिखिए जल्दी से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। सारे इलेक्ट्रोलाइट की पोलाश इक्वेशन लिख दीजिए आप।
सब लिख दिया। HCl के लिए लिखता हूँ तो ये हो गई 420 इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सोडियम एसीटेट के लिए लिखिए, इसकी वैल्यू इधर 90 है, लैम्डा m इंफिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO माइनस। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऐसे ही लिखा है सबने, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना? ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए कि सब कट जाए, सिर्फ इसके लिए इक्वेशन बन जाए, कोहलाश इक्वेशन। मेरी शक्ल पे नहीं, यहाँ देख करके जवाब। ठीक है? इन तीनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है, सब कट जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ यही दो बचेंगे। ठीक है? यानी क्या बचेगा वो बता देता हूं मैं। एक तरफ तो यहाँ नंबर आ जाएगा और दूसरी तरफ लैम्डा m इंफिनिटी एट H प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO माइनस। बस ये बचेगा। तो पहले ये बताइए क्या किया आपने, कि क्या क्या किया है, इक्वेशन का नंबर बताइए, कौन सी इक्वेशन को ऐड किया, किनको सब्ट्रैक्ट किया। 2 - 1 खाली नहीं होगा, तीनों को आपको करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या किया, तो वो बाद वाला बताइए। 4 - 3 नहीं, इन्हीं तीन को ही आपस में करिए तो ये चौथी इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। दो को ऐड करेंगे, ये भी बता देता हूं, और एक को माइनस करेंगे। सोच लो, सारे आयन कट जाए यार, ये वाले 2 आयन बचे बस। कौन सी 2 ऐड करें और एक माइनस करें। देखो, थर्ड और सेकंड को ऐड कर दो और फर्स्ट को माइनस कर दो, है ना? हाँ जी, बताओ। थर्ड और सेकंड को ऐड किया, थर्ड प्लस सेकंड, और इसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो, है? तो देखो, थर्ड और सेकंड का ऐड करोगे तो इसमें NaCl भी रहेगा और Cl नेगेटिव भी रहेगा, H पॉजिटिव भी रहेगा, 4 फैक्टर आ जाएंगे जब दोनों का ऐड करोगे। तो उसमें से एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। लेकिन जब इसको माइनस करोगे तो Na पॉजिटिव वाला Na पॉजिटिव को खा जाएगा, Cl माइनस वाला Cl माइनस खा जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, H प्लस वाला और CH3 एसीटेट आएगा, ये 2 फैक्टर बचेंगे। ठीक है? तो ये करने पे इस बात को लिखिए, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। और वैल्यूज को भी उसी तरीके से कर लीजिए। तो 420 प्लस 90 क्या हो गया, ये सॉरी इकट्ठा ही लिख देता हूं, -125। तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, 420 और 90
ये हो जाएगा आपके 510। 510 में से 125 को माइनस कर दो, 5 आ गया, यहाँ पे बचा 0, 10, 10 में 8, यहाँ पर 4, 385, 385 आना चाहिए। बोलो जी, यही आ रहा है? बारिश हुई ना, क्या बात है। तो अब बताएं, तो क्या आ गई? लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 385, यूनिट बोलो बेटा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल बोल के करो यार, वरना फिर याद नहीं होगी। हाँ, मोल इनवर्स, समझिए। और ये हम प्रैक्टिकली ग्राफ से नहीं निकाल सकते थे, यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक नहीं है, सॉल्ट है। जब किसी एसिड, वीक एसिड का भी सॉल्ट बन जाता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बन गया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। NaCl तो आप कर ही लेंगे। इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन लिखी, और लिखने के बाद इनको एडजस्ट किया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, और इसकी वैल्यू आ गई। तो दिस इज नथिंग बट कोलास्ट्रॉल। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज 500। यूनिट आपको लिखना है लैम्डा एम इंफिनिटी बेरिलियम क्लोराइड 300, लैम्डा एम इंफिनिटी अमोनियम क्लोराइड इज 120, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बताइए, देखो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
हो गया। देख के पता चल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे और बेरियम क्लोराइड वाली को माइनस कर देंगे, लेकिन एक यहाँ पे चक्कर है। हाँ, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कट जाएंगे सब, बराबर हो गया। हो गया। ओ माय गॉड, ये हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा एम बेरियम प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ओ एच माइनस, और ये है 2 टाइम्स। ओके, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू ये 3 इक्वेशन बनी सब लोगों की, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को इन दोनों में से, क्योंकि हमें चाहिए क्या क्या, हमें अमोनियम चाहिए, हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। तो हमारा अमोनियम नहीं कटना चाहिए और हाइड्रोक्साइड नहीं कटना चाहिए, तो बस हाइड्रोक्साइड और अमोनियम वाली इक्वेशन को ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो कटेगा नहीं, जो चीज़ ऐड करेंगे वो कहाँ कटेगी। तो इनको ऐड कर दिए और इस वाली इक्वेशन को, कहाँ, सॉरी ये तो अमोनियम क्लोराइड है, क्या कह रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो इक्वेशन पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके अंदर ऐड करिए इसको, इक्वेशन 1 को, ठीक हो गया। अब इसमें से माइनस करिए इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अमोनियम के 2 आयन हो गए। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, तो लैम्डा एम इंफिनिटी
NH4 प्लस कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्लोरीन भी 2 टाइम्स है, क्लोरीन 2 टाइम्स है, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 टाइम्स है। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, इसमें क्या बचा, इसके अंदर बचा 2 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी OH माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा, बेरियम। तो बेरियम 2 पॉजिटिव इसके अंदर आएगा, लेकिन ये वाली इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बेरियम की भी कहानी खत्म हो गई, खाली ये बचा। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, ये आ गई, ठीक है। लेकिन ये 2 टाइम्स है, तो जो वैल्यू आएगी इससे, ये इसकी 2 टाइम की वैल्यू, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये जो वैल्यू है इसकी 2 टाइम, क्योंकि सब में 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी ये समझिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो अब आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अब ये जो पार्ट है कंडक्टिविटी वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी वाले पार्ट को इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, पहले थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 240। फिर इक्वेशन 1 को इसमें ऐड करना है, तो 500 हो गया। फिर इसमें से माइनस करना है 300 को, तो ये माइनस कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या आया था, 740 माइनस 300, तो 440 वोल्ट का करंट लग गया, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है, 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई है, तो हमें अगर लैम्डा, ये वैल्यू आ गई 440 यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मुझे चाहिए लैम्डा m इंफिनिटी NH4OH, ये तो 2 टाइम है ना, तो 1 टाइम के लिए चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 220 हो जाएगा। चलिए अब मिलाइए, सब लोगों का सही है या कहीं पर कोई गलती हुई थी, बताइए। सब लोगों का सही है, तो आप लोगों ने चमत्कार कर दिया। अब इसमें एक पार्ट हमारा जो रह गया है वो बैटरीज का रह गया है। बैटरीज एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह आपको याद रखना है, जल्दी जल्दी इसको भी आज ख़त्म कर ही देते हैं। तो बैटरीज जो हैं, हेडिंग डाल दीजिए, दो तरीके की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब बैटरी क्या होती है, सबसे पहले वही पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, ठीक है सर। तो अब चलते हैं आगे। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं, किसी को कुछ आइडिया है प्राइमरी का, जो रिचार्ज नहीं हो सकती दोबारा,
इसका एग्जाम्पल कैन नॉट बी रिचार्ज, दोबारा चार्ज, एक बार यूज हो गई खत्म कहानी, ठीक है ना। जैसे पेंसिल सेल वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम। इसमें एक जो है उसका नाम है लेक लांची सेल, और दूसरा है मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी वो होती हैं जो कैन बी यूज्ड, कैन बी रिचार्ज। तो सबसे पहले तो जो घरों में यूज होती है लेड स्टोरेज बैटरी, दूसरा निकिल कैडमियम बैटरी या सेल, तीसरा फ्यूल सेल। तो जो हम लोग पेंसिल सेल या पहले मोटे मोटे सेल आते थे, अभी भी कुछ लोगों के यहाँ यूज होता होगा, टॉर्च वगैरह में लगता था, अभी फोड़ के देखा है उसको, हैं कैसा होता है अंदर से? कभी नहीं फोड़ा? बहुत सीधे हो यार, हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार फोड़ा होगा, कई 100 बार। चलो उसी को क्या कहते हैं, लेकलैंची सेल कहते हैं। अब जाकर के फोड़ना जो काम गलती बचपन में नहीं करी तो अब करना, ठीक है। तो ये देखो कैसा होता है। हम्म, हम्म। ये मेरी सेल है, इसके अंदर बीच में चलो आपने देखा होगा एक रॉड होती है, ओके हो गया, और इसके दोनों तरफ एक इस तरीके से एक पेस्ट लगा होता है। इसमें एक पेस्ट भरा होता है। ये जो कंटेनर होता होगा, इसका कागज जब उतरेगा, आज ही देख लेना, तो ये ग्रे कलर का होता है। वो कंटेनर किसका बना होता है? जिंक का, ठीक है। ये जो अंदर बीच में जो रॉड होती है काली सी, एक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, जिससे पेंसिल बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो काम करता है एनोड की तरह, और ये काम करता है कैथोड की तरह, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे कैसा चार्ज होता है? बोलो, भूल गए? बेटा टेस्ट है और अभी दिया है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ये तो खुद ही बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ करके जा रहा होता है। जिंक क्या होता है यहाँ से, इसीलिए जब ये यूज हो जाती है ना, तो देखोगे कि गल चुकी होती है, अंदर से फट जाती है, फूट जाती है आराम से। और
ये जो है ये कैथोड का काम करता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर ये पेस्ट भरा हुआ है, क्या है ये? पेस्ट। किस चीज का पेस्ट है ये लिख लीजिए। इसमें एक होता है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, अब लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा जिंक क्लोराइड, एंड चौथा कार्बन पाउडर। इसीलिए हाथ काले हो जाते हैं उसको फोड़ने के बाद, कार्बन पाउडर की वजह से। हो गया। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक मेटल का जो कंटेनर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? ये रिएक्शन है, ये देखिए मैग्नीज में यहाँ +4 चार्ज है और यहाँ पे +3 हो गया। ये रिएक्शन हो रहा है। अब दोनों का पूरा कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या बनेगा? ऐड करने पे आएगा जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस MnOOH प्लस ZnNH3 2। ये 4 सेल रिएक्शन कंप्लीट नहीं लिखा। ठीक है, ये रिएक्शन होगा, जरा चेक कर लेना इसको बैलेंस करने के लिए क्या एनसीईआरटी में ये कंप्लीट सेल में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। नहीं तो एक बार मैं देख लूँगा। तो मेरे ख्याल से आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखना सर आ गए क्या? भारद्वाज सर आ गए, ऑफिस में बैठे होंगे। बारिश हो गई थी ना, मुझे लगता नहीं आ पाए होंगे।
अच्छा, इसका वोल्टेज जो होता है वो 1.5 वोल्ट। तो इतना खाली ये रिएक्शन याद रखिए, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और कंप्लीट सेल रिएक्शन और बेसिक डायग्राम। नहीं है ना। चलो तो फिर हम लोग वो प्राइमरी का दूसरा वाला जो सेल है, कौन सा, मरकरी सेल, Hg सेल, ये भी कर लेते हैं। इसका डायग्राम वगैरह नहीं है हमारे उसमें, बस वोल्टेज इसकी है 1.35 वोल्ट। एनोड इसका जो बना होता है वो जिंक मरकरी एमलगम का बना होता है। मैंने बताया है पहले भी, जब भी मरकरी के साथ कोई मेटल एलॉय बनाता है तो वो क्या कहलाता है, एमलगम कहलाता है। तो जिंक मरकरी एमलगम हो गया। कैथोड जो बना होता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का बना होता है। वहाँ पे भी कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, यानी ग्रेफाइट का, और उसके चारों तरफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमारी डिटेल में है नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन याद करिए, वही काफ़ी है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस KOH। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या था, ये जो पूरा था पेस्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है ना। चलिए, तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो लिख लीजिए। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, जिंक एमलगम प्लस 2OH माइनस गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to mercury प्लस 2OH माइनस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnHg यानी मर्क्यूरिक अमलगम प्लस HgO gives rise to ZnO प्लस Hg। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है। चलिए सेकेंडरी वाला हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम लेड वाले का भी बनाना है, जो बैटरी हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, और फ्यूल सेल का भी बनाना है, और थोड़ा सा कोरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे।